जय हिंद दोस्तों। स्टडी विद वीर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें जो हमारी आज की क्लास है वो होगी आंग्ल मराठा युद्ध द्वितीय और तृतीय के विषय में। इसी सीरीज में हमने पिछली क्लास में देखा था आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रथम हुआ था 1775 से और 1782 तक वो चला था। उसमें हमने देखा था कि क्या परिस्थितियां रही और यहाँ आपसी फूट के कारण किस प्रकार से अंग्रेजों और इन मराठाओं का जो युद्ध था वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के रूप में हुआ था। साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ आपसी फूट के कारण इन मराठाओं में दो पक्ष जो उभर कर सामने आए थे। एक पक्ष जिसमें कि माधवराव द्वितीय, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया और बार भाई परिषद कार्य कर रही थी, और उसके साथ ही हमने दूसरे पक्ष को देखा था जिसमें कि रघुनाथ राव रघोवा किसी न किसी तरह से वो पेशवा के रूप में स्थापित होना चाहते थे यहाँ मराठा के क्षेत्रों में। अब चूंकि आंग्ल मराठा युद्ध जो प्रथम हुआ था उसमें एक संधि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में की गई थी, उसके विषय में हमने पिछली क्लास में देखा था। तो जो 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो संधि की गई थी, सालबाई की संधि के नाम से उस संधि को हमने देखा था। तो उस संधि के जरिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था और अंग्रेज जो है मराठाओं के दोनों पक्षों को संतुष्ट करने में सफल हुए थे। इतना हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि जो सालबाई की संधि हुई थी, सालबाई की संधि यहाँ 1782 में हुई थी और इस संधि के जरिए अंग्रेज जो है वो माधवराव द्वितीय के पक्ष को और साथ ही साथ रघुनाथ राव रघोवा के पक्ष को संतुष्ट करने में सफल हुए थे। तो यहां हमने देखा था इस सालवाई की संधि में जो प्रमुख प्रावधान रखे गए थे उनमें से एक तो यही था कि माधवराव द्वितीय को जो है वो पेशवा माना जाएगा और रघुनाथ राव रघोवा को पेंशन दी जाएगी और वे पेंशन भोगी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो 1782 के बाद यहां जब अंग्रेज इस संधि को करने में सफल हुए सालबाई की संधि को, तो सालबाई की संधि के जरिए उन्होंने यहां मैसूर और इन मराठाओं का जो संपर्क, एक गठबंधन जो इनके बीच में बना था, उसे भी ये समाप्त करने में सफल हुए थे। तो सालबाई की संधि के जरिए हमने देखा था कि यहां मैसूर और मराठाओं के संगठन को जब अंग्रेजों ने तोड़ा तो मराठे जो है यहां द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से वे अलग हो गए थे और अंग्रेजों को एक अच्छा मौका मिल गया था कि वे इस सारे क्षेत्र को अब आसानी से इस समस्त क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपना जो राज्य है वो स्थापित कर सकते थे। क्योंकि एक जो प्रमुख शक्ति मराठों के रूप में हर बार मैसूर के साथ सम्मिलित हो जाती थी, उसे अब इस सालबाई की संधि के द्वारा मैसूर से अलग कर दिया गया था। तो ये सालबाई की संधि इसलिए भी अंग्रेजों के पक्ष में ज्यादा रही क्योंकि अंग्रेज जो है इस सालबाई की संधि के जरिए मराठाओं को संतुलित करने में सफल हुए और यहां दक्षिण भारत के क्षेत्र में जब लगातार 1782 के बाद इन अंग्रेजों के आक्रमण हुए तो ये मराठे जो है इन सब घटनाओं को सिर्फ देखते रहे और इन्होंने किसी भी रूप में इस पे प्रतिवाद नहीं किया। तो 1782 से और 1800 ईस्वी के लगभग तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में एक शांति व्यवस्था बनी रही और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध या अन्य कुछ भी कार्य इनके बीच में नहीं हुए इस दौरान 1782 से और 1800 ईस्वी के लगभग। उस यहाँ इस दौरान हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने मैसूर का खात्मा किया, साथ ही साथ इन्होंने निजामों को अपने संरक्षण में ले लिया सहायक संधि के जरिए। तो सालबाई की संधि से ही आगे बढ़ते हैं। जब 1782 में सालबाई की संधि हुई तो इसमें जो दो प्रमुख शर्तें रखी गई, एक तो इसमें यह प्रावधान रखा गया कि जो माधवराव द्वितीय है उन्हें पेशवा माना जाएगा और रघुनाथ राव रघोवा को वो पेंशन अब जो है वो पेंशन प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ इस सालबाई की संधि में अंग्रेजों के हित में ही एक कार्य अन्य हुआ था। 1782 में अंग्रेज अपनी कूटनीति का परिचय देते हैं और महादजी सिंधिया को एक पर्यवेक्षक के रूप में वे स्थापित कर देते हैं ताकि
महादजी सिंधिया इस बात का ध्यान रखें कि 1782 की सालभाई की संधि का उल्लंघन न तो मराठा करें और न ही अंग्रेज करें। तो इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पे महादजी सिंधिया को भी एक प्रकार से संतुलित कर दिया था। तो 1782 के बाद यहां मराठा क्षेत्रों में हम देखें, इनके बीच में क्या हुआ कि जो महादजी सिंधिया थे, 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई 1795 में, और इसके अगले ही साल 1796 में इनके जो पेशवा थे, मराठाओं के पेशवा माधवराव द्वितीय, इनकी भी जो है 1796 में मृत्यु हो जाती है। अब ये दो घटनाएं लगातार यहां मराठाओं के क्षेत्र में हुई। एक तो 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हुई, और साथ ही साथ 1796 में माधवराव द्वितीय की भी मृत्यु हो जाती है, जो कि उस समय पेशवा के पद पे स्थापित थे। तो अब इन महादजी सिंधिया और माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद यहां पेशवा की जो गद्दी पे बैठते हैं माधवराव सिंधिया के बाद, वो बैठते हैं बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय यहां 1796 में पेशवा के पद पे बैठे। ये बाजीराव द्वितीय जो थे, ये रघुनाथ राव रघोवा के पुत्र थे। अब वहां हमने देखा था कि इस सालवाई की संधि में जो है रघुनाथ राव रघोवा वे पेंशन पे चले गए थे, लेकिन कुछ ही सालों बाद उनका जो पुत्र था बाजीराव द्वितीय, वो पेशवा के गद्दी पर बैठता है 1796 ईस्वी में। ये बन जाता है पेशवा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1800 ईस्वी में यहां जो मराठाओं के बीच में एक अन्य प्रमुख सरदार थे, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस की भी जो है वो 1800 में मृत्यु हो गई। अब यहां ये लगातार जो है वो घटनाएं हो रही थी। 1795 में महादजी सिंधिया की मृत्यु, उसके बाद 1796 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय जो है वो पेशवा की गद्दी पे बैठ गए, जो कि रघुनाथ राव रघोवा के पुत्र थे। और अब 1800 में जो है नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो गई। तो यहां हम देख रहे हैं जो प्रमुख मराठा सरदार है उनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये बाजीराव द्वितीय जो है प्रशासन इनके हाथ में आ गया है। तो यहां 1800 ईस्वी के बाद जब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, तो यहां हम देखते हैं कि अभी तक नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जो थे, वे मराठाओं को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, ये बाजीराव द्वितीय जो है मनमाने ढंग से प्रशासन के कार्य करने लगते हैं। तो इनके मनमाने ढंग से प्रशासन के कार्य करने के कारण ये जो क्षेत्रीय मराठा शक्तियां थी, जिनमें कि इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और यहां ग्वालियर के सिंधिया और बड़ौदा के गायकवाड़, इस प्रकार से ये मराठा क्षेत्रीय शक्तियां जो थी वो फैली हुई थी। तो इन मराठा क्षेत्रीय शक्तियों में इस बाजीराव के कुशासन के कारण एक यहां इनके बीच में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है कि अब किसका प्रभाव जो है वो पेशवा पे अधिक पड़ सके। और ये सभी शक्तियां चाह रही थी कि पेशवा इनके अनुसार से कार्य करे और इनका प्रभाव जो है वो पेशवा पर बना रहे। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये जो इंदौर के होलकर हैं और यहां ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। और उस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम देखते हैं कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया यहां पुणे के पेशवा जो बाजीराव थे, बाजीराव पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। यहां मुख्य रूप से जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है दौलत राव सिंधिया का।
दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया वे व्यक्ति थे जो कि यहां पेशवा पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हुए थे। और यही इंदौर के जो होलकर थे, इनमें दो भाइयों का नाम मुख्य रूप से आता है। इनमें से एक तो थे जसवंत राव होलकर, और एक जो अन्य यहां इंदौर के थे उनका नाम था बिठूजी होलकर। ये दो नाम प्रमुख रूप से यहां इंदौर के होलकर परिवार से थे, जो कि लगातार यहां उत्तर के क्षेत्र में भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और यहां निजामों के क्षेत्र में भी, और धीरे धीरे ये यहां पुणे के क्षेत्र में अपना कब्जा जो है वो स्थापित करना प्रारंभ कर रहे थे। तो यहां हमने देखा इंदौर के जो दो भाई थे, इंदौर के होलकर परिवार से निकले थे, जसवंत राय होलकर और बिठूजी होलकर। ये दोनों लगातार अपने क्षेत्रों में वृद्धि कर रहे हैं और ग्वालियर के जो दौलतराव सिंधिया है उनका प्रभाव जो है वो पुणे के पेशवा पर स्थापित हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि ये जो क्षेत्रीय कलह इनके बीच में चली, इसके कारण से क्या हुआ। यहां 1802 ईस्वी में बाजीराव पेशवा और ये जो दौलतराव सिंधिया है ग्वालियर के, इन्होंने मिलकर इस बिठूजी होलकर की हत्या कर दी। यहां पे बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, बाजीराव द्वितीय, और इनके साथ में जो थे वो दौलतराव सिंधिया थे। तो इन दोनों ने मिलकर यहां 1802 ईस्वी में हत्या कर दी बिठूजी होलकर की। अब जैसे ही बिठूजी होलकर की हत्या होती है बाजीराव और यहां दौलतराव सिंधिया के द्वारा इनकी हत्या जब की जाती है, तो ये इंदौर के होलकर परिवार से जो दूसरे व्यक्ति थे जसवंत राव होलकर, ये 1802 ईस्वी में एक हमला कर देते हैं यहां बाजीराव के इस पुणे के क्षेत्र पे। अब 1802 ईस्वी में बिठूजी होलकर की हत्या के बाद 1802 में ही जसवंत राव होलकर ने एक हमला किया यहां पेशवा के क्षेत्र में। ये जो पुणे का क्षेत्र पेशवा का था, तो इन्होंने पेशवा पर एक हमला किया और ये पेशवा जो है भागकर चले जाते हैं। उस हमले के भय के कारण ये भागकर निकल जाते हैं वसीन के क्षेत्र में। अब यहीं से जो है वो देखिए स्थिति किस प्रकार से परिवर्तित हुई कि जब होलकर जसवंत राव होलकर ने यहां पुणे के क्षेत्र में हमला किया, तो उस हमले के कारण ये जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय मैं आपको बता भी चुका हूं कि ये अयोग्य शासक थे और निर्बल एक प्रकार से ये थे, तो ये भागकर चले जाते हैं वसीन के क्षेत्र में। जैसे ही 1802 ईस्वी में जसवंत राव होलकर ने इन पे हमला किया, तो ये पेशवा बाजीराव जो है भागकर चले जाते हैं वसीन, और ये जो वसीन का क्षेत्र था ये अंग्रेजों के अधीन में था। अब चूंकि अंग्रेज इसी प्रकार का एक मौका तलाश रहे थे, 1802 ईस्वी में, 2 ईस्वी की बात है, और 1782 से और 1802 ईस्वी तक जो है इनके बीच में शांति बनी हुई थी। लेकिन अंग्रेज इस समस्त क्षेत्र को जीत चुके थे या किसी न किसी तरह से अपने संरक्षण में ले चुके थे, तो उनकी नजर अब इन मराठाओं के क्षेत्रों पर थी। वे किसी न किसी रूप में एक मौके की तलाश में थे कि एक मौका हमें मिले और यहां मराठाओं को भी जो है वो ठिकाने लगाया जा सके। तो ऐसा ही मौका यहां बाजीराव द्वितीय के रूप में इन्हें मिला, जब बाजीराव द्वितीय जो है इस जसवंत राव होलकर के हमले के बाद वसीन के क्षेत्र में भागे। तो यहां वसीन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने इन्हें संरक्षण दिया और अंग्रेजों ने इस संरक्षण देने के क्रम में यहां पे बाजीराव द्वितीय के साथ में एक संधि कर ली, जिसे कहा जाता है वसीन की संधि। और इस वसीन की संधि के जरिए
इस बाजीराव द्वितीय पर जो है सहायक संधि की शर्तें थोपी गई। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ बंगाल के क्षेत्र में जो गवर्नर आए हैं, गवर्नर जनरल, वो तो वेलेज अली के द्वारा 1798 ईस्वी में यहाँ भारतीय क्षेत्रों में सहायक संधि लागू की गई थी और उस सहायक संधि के जरिए लगातार वे क्षेत्रों को जो है वो संरक्षण प्रदान कर रहे थे। तो यहाँ जब उन्हें एक मौका मिला कि ये पेशवा खुद चलकर वसीन के क्षेत्र में उनके संरक्षण में आया है, तो उन्होंने वसीन की संधि यहाँ पेशवा बाजीराव के साथ की और पेशवा बाजीराव पे इस वसीन की संधि के जरिए उन्होंने सहायक संधि की सारी शर्तें थोप दी। तो हम फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि वसीन की संधि के द्वारा जब यहाँ पेशवा जो बाजीराव थे उन पे सहायक संधि की शर्तें थोपी गई, तो क्या क्या वे शर्तें थी, थोड़ा उन पे हम एक नजर डाल लेते हैं। तो जब ये बाजीराव पेशवा जो है भागकर वसीन के क्षेत्र में गया तो अंग्रेजों को मौका मिला और उन्होंने यहाँ वसीन की संधि जो है बाजीराव द्वितीय के साथ कर दी। और इस संधि की प्रमुख शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं। एक तो ये शर्त रही कि सहायक संधि अब जो है बाजीराव द्वितीय को स्वीकार करनी होगी। तो बाजीराव द्वितीय के द्वारा सहायक संधि स्वीकार की जाती है। साथ ही साथ अब जब सहायक संधि बाजीराव के द्वारा स्वीकार की गई तो अंग्रेजों ने उन्हें 6000 सैनिकों की एक टुकड़ी दी और 6000 सैनिकों के साथ दोबारा से उन्हें पुणे के क्षेत्र में स्थापित करवाया। अब जब 6000 सैनिक अंग्रेजों ने दिए तो चूंकि संधि में प्रावधान थे कि जो भी सैन्य खर्चा होगा वो स्वयं उस शासक को उठाना पड़ेगा जो कि सहायक संधि पे हस्ताक्षर जिसने किए थे। तो इन 6000 सैनिकों का वार्षिक खर्चा जो अंग्रेजों ने बताया वो बताया कि 26 लाख रुपए वार्षिक का जो है इसमें खर्च आएगा और 26 लाख रुपए या तो आप हमें नगद वार्षिक दें या फिर ऐसा क्षेत्र हमें दें कि जिससे 26 लाख रुपए की आय हम एक साल में प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे 26 लाख रुपए वार्षिक खर्च के रूप में जो इस पेशवा ने अंग्रेजों को जो क्षेत्र दिए उनमें प्रमुख रूप से ये तुंगभद्रा का समृद्ध क्षेत्र, तुंगभद्रा के उत्तर में जो क्षेत्र था वो इनको दिया गया अंग्रेजों को। और साथ ही साथ यहाँ सूरत के क्षेत्र पर भी, सूरत का जो क्षेत्र था उस पर भी जो है पेशवा ने अपना अधिकार त्याग दिया। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों से 26 लाख रुपए वार्षिक का खर्च जो है अंग्रेजों ने प्राप्त किया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने इस संधि में एक शर्त और रखी कि जो गायकवाड़ थे और निजाम, क्योंकि ये जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे ये पहले से ही अंग्रेजों के मित्र बने हुए थे, तो पेशवा के जो गायकवाड़ के साथ मामले रहेंगे और यहाँ निजाम के साथ जो मामले इसके रहेंगे, क्योंकि ये निजाम भी सहायक संधि पहले ही कर चुके हैं अंग्रेजों के साथ में, तो यहाँ गायकवाड़ और निजाम के संबंध में जो भी पेशवा के मामले रहेंगे, जो भी डिस्प्यूट इनके बीच में थे, उनकी जो मध्यस्थता करेंगे वो अंग्रेज करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ शर्तें यहाँ वसीन की संधि में रखी गई और इस वसीन की संधि के जरिए पेशवा पर जो है वो सहायक संधि थोप दी गई थी। अब यहाँ 31 दिसंबर 1802 की ये बात है जब ये वसीन की संधि की गई। तो 1802 के बाद 1803 में एक बार पुनः जो है यहाँ पेशवा के क्षेत्र में, पुणे के क्षेत्र में पेशवा को स्थापित किया जाता है। तो 1803 में जब यहाँ पेशवा फिर से स्थापित होते हैं तो अब ये बात जो है यहाँ इन क्षेत्रीय शक्तियों को ठीक नहीं लगी कि हमारा जो आंतरिक विवाद था, आंतरिक कलह जो हमारे बीच में चल रहा था, उसको लेकर ये पेशवा यहाँ अंग्रेजों की शरण में चला गया। तो यहाँ मराठाओं की जो ये क्षेत्रीय शक्तियां थी, इन्हें ये बात गलत लगी और अपने सम्मान में इन्होंने एक गुट तैयार किया ताकि अब इस चीज का बदला लिया जाए और पेशवा को सबक सिखाया जा सके। तो अब हम देखते हैं कि 1803 ईस्वी में जब ये पुनः स्थापित हुए तो इनके खिलाफ एक गुट तैयार हुआ। अब उस गुट में ये सिंधिया और नागपुर के भोसले जो है वो एक साथ हो गए। पिछले में हमने देखा था कि ये जो ग्वालियर के सिंधिया थे, दौलत राव सिंधिया, ये अभी तक पेशवा के साथ में थे क्योंकि पेशवा पे अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, तो ये पेशवा के साथ हो गए थे। लेकिन जैसे ही पेशवा ने यहाँ वसीन की संधि की
और सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, तो वैसे ही यहां ग्वालियर के सिंधिया और भोसले एक साथ हो गए और इन दोनों ने मिलकर यहां पुणे के क्षेत्र पे एक हमला कर दिया। 1803 ईस्वी की बात है। 1803 में यहां भोसले और यह सिंधिया के द्वारा यहां बाजीराव के क्षेत्र में एक हमला किया गया। अब चूंकि बाजीराव सहायक संधि के द्वारा संरक्षित हो चुका था, तो अब वो जो हमला इन दोनों के द्वारा किया गया, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले के द्वारा जो हमला यहां पेशवा पे किया गया था, वो हमला अंग्रेजों पे माना गया। क्योंकि यहां सहायक संधि में इस प्रकार की शर्तें थी कि अब जो भी क्षेत्र संरक्षित हो जाएंगे सहायक संधि से, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो अंग्रेजों की थी। तो यहां जैसे ही इन दोनों ने मिलकर पुणे पर हमला किया, तो वो हमला माना गया अंग्रेजों के ऊपर और उसी से ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो प्रारंभ हुआ 1803 ईस्वी में। तो 1803 ईस्वी में यहां ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले के हमले के साथ ही 1803 ईस्वी में शुरुआत मानी गई यहां द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। तो देखते हैं कि यहां जब सिंधिया और ये भोसले ने पुणे पर हमला किया, तो उस हमले में क्या हुआ और क्या परिणाम उसके निकले थे। तो यहां पे हम देखेंगे कि 1803 में जैसे ही इन्होंने हमला प्रारंभ किया, तो लगातार हर मोर्चे पे ये विफल होते गए और अंग्रेजों के सामने अब ये मराठा जो क्षेत्रीय शक्तियां थी वे टिक नहीं पाई, क्योंकि अंग्रेज इस दौरान एक विस्तृत क्षेत्र को जीत चुके थे और काफी शक्तिशाली अंग्रेज अब इस समय तक हो चुके हैं। तो यहां पे सिंधिया और भोसले की जो है वो लगातार हार हुई और इन हारों के कारण यहां सिंधिया और भोसले को अलग अलग अंग्रेजों के साथ में संधियां करनी पड़ी। अब क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं सिंधिया और भोसले के द्वारा एक गुट तैयार किया गया था, लेकिन इस गुट में अभी ये इंदौर के होलकर जो है वो शामिल नहीं हुए हैं। सिर्फ दो लोग ही इसमें शामिल थे, सिंधिया और भोसले। उनके द्वारा ही ये 1803 में आक्रमण जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो यहां पे सिंधिया और भोसले के साथ अंग्रेजों ने अलग अलग संधियां की, जिनमें की देवगांव की संधि, भोसले के साथ की गई एक संधि, ये की गई इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1803 ईस्वी की ही बात है। और एक जो अन्य संधि की गई सुरजी अर्जन गांव की संधि इसे कहा जाता है। तो ये जो सुरजी अर्जन गांव की संधि की गई, ये की गई थी सिंधिया के साथ में। इस प्रकार से इन दोनों के साथ 1803 में संधि की गई और इन पर भी लगातार जो है वो यहां शर्तें थोपी गई, सहायक संधि की शर्तें। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो देवगांव की संधि भोसले के साथ हुई और सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया के साथ हुई, ये अलग अलग संधियां हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जान गए थे इस बात को कि अब फिर से अगर इन सारे पक्षों के साथ एक ही संधि की जाए तो ये फिर से एक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन सब के साथ अलग अलग संधियां की। अब क्योंकि 1803 ईस्वी तक ये बात हो चुकी है, तो 1803 में इस गुट में जो है इंदौर के होलकर शामिल नहीं है। और जब यहां मराठाओं की लगातार हार हुई, तो यहां इंदौर के होलकर ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और इंदौर के जो होलकर हैं, इन्होंने यहां राजपूताना के क्षेत्रों में आक्रमण प्रारंभ किया। अब चूंकि राजपूताना पहले से ही अंग्रेजों के संरक्षण में थे, राजपूताना के कई क्षेत्र, तो यहां हम देखते हैं कि जैसे ही इंदौर के होलकर ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला, और कहा जाता है कि इसने दिल्ली के क्षेत्र में भी घेरा डाल दिया था, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तो वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ जब होलकर के द्वारा युद्ध प्रारंभ किया, तो 1804 ईस्वी में वो युद्ध जो है उन्होंने प्रारंभ किया।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1803 तक सिंधिया भी हार चुके हैं, भोसले हार चुके हैं और पेशवा तो पहले ही बासिन की संधि के द्वारा यहां अंग्रेजों के संरक्षण प्राप्त कर चुके हैं। तो 1804 में अब अकेले ही मोर्चा खोला गया इंदौर के होलकर के द्वारा। अब 1804 में इन्होंने मोर्चा खोला, इन्हें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई और इन्हें एक संधि अलग से अंग्रेजों के साथ करनी पड़ी, जिसे हम कहते हैं राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि जो है वो 1805 में की गई और इस राजपुर घाट की संधि करने के साथ ही 1805 में यहां आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध की जो वो समाप्ति मानी जाती है। तो राजपुर घाट की संधि यहां पे होलकर और अंग्रेजों के बीच में की गई। इंदौर के जो होलकर थे उनके द्वारा ये संधि यहां की गई थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1803 में जहां सिंधिया और भोसले के संयुक्त सेना ने पेशवा पे हमला किया, वो हमला अंग्रेजों पे माना गया और उसके साथ ही जो शुरुआत मानी गई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की। और 1804 में यहाँ पे होलकर के द्वारा एक अलग से हमला किया गया। 1805 में जब होलकर के साथ राजपुर के घाट की संधि की गई तो राजपुर घाट की संधि के द्वारा ही इस युद्ध का जो है वो समापन हो पाया। तो हमने देखा यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद क्या स्थिति बन चुकी है कि ये जो समस्त क्षेत्र है ये सारा क्षेत्र भी लगभग किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के संरक्षण में ही आ गया है, चाहे वे पेशवा हो, होलकर, भोसले या फिर सिंधिया हो, ये सभी किसी न किसी संधियों के द्वारा अंग्रेजों का संरक्षण इन्हें प्राप्त हो गया है। तो अब जब ये सब क्षेत्रों में इनका संरक्षण प्राप्त हो गया तो अब क्या परिस्थितियां बनेंगी कि जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अभी होना शेष है, क्योंकि इसी क्लास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को भी देखा जाना है, तो उसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या परिस्थितियां बनी जिससे कि ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो इन क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। तो ये आप थोड़ा देखते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या परिस्थितियां अब बनी हैं 1817 से और 1818 के बीच में, जब ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो शुरू हुआ था। तो यहाँ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हमने देखा कि ये जो पेशवाओं का या फिर अन्य जो भी क्षेत्रीय शक्तियां इन मराठाओं की थी, इन सारे क्षेत्रों में अंग्रेजों ने सहायक संधि स्थापित कर दी है और सहायक संधि के जरिए जो है वो इस क्षेत्र का अत्यधिक शोषण अब लगातार किए जा रहे हैं। अंग्रेज किसी न किसी रूप में इन क्षेत्रों का लगातार वे शोषण कर रहे थे। कभी अत्यधिक जो है वो कर इन क्षेत्रों में लगा देते थे, तो कभी ऐसी भू राजस्व की व्यवस्थाएं लाते थे जिनसे कि ये क्षेत्र लगभग एक बार पतन के कगार पे पहुंच गए थे। तो इन सब शोषण के कारण और ये जो मराठे थे इन्हें कहीं ना कहीं अपने स्वाभिमान की भी चिंता थी कि हम पहले स्वतंत्र हुआ करते थे और अब जो है हमें यहाँ अंग्रेजों के संरक्षण में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो उससे भी ये मराठे जो है वो लगातार परेशान थे और साथ ही साथ इन मराठाओं को क्योंकि इन पे सहायक संधि थोपी गई थी, तो उस सहायक संधि के प्रावधानों के अंतर्गत इन्हें किसी भी विदेशी शक्ति से या फिर विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। ये किसी भी अन्य राज्य से संपर्क नहीं कर सकते थे और उसी सहायक संधि में इस प्रकार की शर्तें थी कि अब किसी भी यूरोपीय से आप किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं ले सकते हैं। तो इन सब कारणों से ये मराठा के जितने भी सरदार थे, ये समस्त मराठा क्षेत्र अत्यधिक परेशान था इन सब शोषणकारी नीतियों के कारण। अब साथ ही साथ यहां बात चलती है 1817 ईस्वी की। तो 1817 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है जिसमें कि इस अभियान के अंतर्गत बात की जाती है कि यहाँ पे जो पिंडारी हैं, पिंडारियों का दमन किया जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में पिंडारी लगातार वो थे उत्पाद मचाए हुए थे
अब पिंडारियों के विषय में मैं आपको बताऊं कि पिंडारी जो है पहले वे मराठाओं के साथ विभिन्न युद्धों में मराठाओं को अपनी सहायता प्रदान करते थे और उस सहायता के बदले जो भी क्षेत्र ये मराठा जीतते थे, चाहे वे इधर उड़ीसा के क्षेत्र हों या अन्य जो भी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में वे पिंडारी जो है लूटपाट के जरिए अपना कार्य करते थे। लूटपाट का कार्य मुख्य रूप से उनका रहता था। तो 1817 ईस्वी में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा एक व्यवस्था लाई गई कि अब पिंडारियों का दमन किया जाए, क्योंकि पिंडारियों का लगातार इन क्षेत्रों में उत्पाद मचाया हुआ था, कभी निजाम के क्षेत्र में लूटपाट करते तो कभी अन्य क्षेत्रों में। अब चूंकि ये क्षेत्र अंग्रेजों के ही संरक्षण में थे, तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई कि अब जो है इन पिंडारियों का इन क्षेत्रों से दमन किया जाए। तो पिंडारी, अब चूंकि पिंडारी पहले से ही मित्र के रूप में ही कार्य कर रहे थे वे इन मराठा शक्तियों के साथ में, तो अंग्रेजों ने यहां पे भी एक कूटनीति का परिचय दिया कि इन मराठा सरदारों को ही नियुक्त किया कि आप जो है इन क्षेत्रों से हमारी सहायता करें और पिंडारियों का दमन करें। तो इस प्रकार से भी एक व्यवस्था ये लाई गई थी, पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारियों के दमन के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो एक व्यक्ति नियुक्त किया था मुख्य रूप से, वो था थॉमस हिस्लोप, इनका नाम था। थॉमस हिस्लोप को नियुक्त किया गया और इन्हें ही जो है पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स और थॉमस हिस्लोप को। तो ये कुछ कारण रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी अपने स्वाभिमान के लिए, ऐसा तो था नहीं कि मराठे भी इतनी शांति से बैठ जाए और अंग्रेजों का संरक्षण इतनी आसानी से वे स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं था। मराठाओं को भी अपने स्वाभिमान की चिंता थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब मराठे जो हैं किसी न किसी रूप में गुपचुप तरीके से एक संघ फिर से तैयार करते हैं, क्योंकि ये अपनी पिछली जो इनके बीच में फूट थी और अपनी गलतियों पे ये पछता रहे थे, तो इन्होंने एक संघ तैयार किया। अपने आपसी जो भी ये क्षेत्रीय शक्तियां थी और पेशवा जो थे, इन्होंने एक संगठन के रूप में फिर से कार्य करना शुरू किया और अंग्रेजों पर अब इन्होंने एक बार दोबारा ये आक्रमण करेंगे 1817 ईस्वी में। तो 1817 में एक बार फिर यहां पुणे के जो पेशवा हैं इनके द्वारा आक्रमण किया गया, जो रेजिडेंसी थी यहां पुणे के क्षेत्र में। तो पुणे से पेशवा के द्वारा हमला किया गया अंग्रेजों पे, क्योंकि एक छटपटाहट इन्हें महसूस हो रही थी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के संरक्षण में रहते हुए। तो जो पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने पुणे से हमला किया 1817 में। एक अन्य मोर्चे पर नागपुर से हमला किया गया, अंग्रेजों के ऊपर ही वो हमला किया गया था। नागपुर से अप्पा साहिब ने हमला किया। और इसके साथ ही यहां जो ये होलकर हैं, इन्होंने हमला किया। होलकर ने जो हमला किया था वो किया था मंदसौर के क्षेत्र से। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने मराठाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। अब इस मोर्चे में जो है पुणे के पेशवा हैं, नागपुर से अप्पा साहिब हैं, और होलकर जो है वो मंदसौर से इस मोर्चे में शामिल है। लेकिन यहाँ पे अब जो ये सिंधिया हैं, सिंधिया इस मोर्चे से अलग हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे पहले ही अंग्रेजों के साथ एक संधि कर चुके थे। तब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन तीनों ने संयुक्त रूप से हमला किया और यहां से इन्होंने एक बार फिर कोशिश की अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए और इन तीनों के साथ एक बार फिर से संधि की गई। इनमें मुख्य रूप से जो देखा जाता है वो पुणे के जो पेशवा थे, इनके साथ में पुणे की संधि की गई। पुणे की संधि इनके साथ की गई थी 1818 में, और इस संधि में कुछ प्रावधान रखे गए। इस संधि के जरिए अब जो है यहां मराठा शक्तियों का पूरी तरह से
पतन कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो 1717 में ये आक्रमण शुरू हुए और 1717 में इन्हीं आक्रमणों के साथ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और अब चूंकि मराठे भले ही अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इनके पास इतनी शक्ति नहीं बची हुई थी कि अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें। और 1718 में ही इन्हें संधियां करनी पड़ी, जिनमें कि हम मुख्य रूप से पुणे की संधि को देखते हैं। पुणे की संधि में प्रावधान रखे गए कि जो पेशवा है, पेशवा को यहां पुणे के क्षेत्र से विस्थापित करके इन्हें यहां बिठूर में बसा दिया गया। बिठूर जो कि कानपुर के नजदीक एक क्षेत्र था, वहां पर इन्हें स्थापित किया गया। बाजीराव द्वितीय को विस्थापित कर दिया गया बिठूर के क्षेत्र में। बिठूर कानपुर के नजदीक था ये। और साथ ही साथ इन्हें कहा गया कि आप जो है अंतिम पेशवा हैं, आपके बाद अब कोई भी पेशवा पद की दावेदारी प्रस्तुत नहीं करेगा। तो अंतिम पेशवा के रूप में जाने जाते हैं बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा के रूप में इन्हें माना गया कि आप जीवन पर्यंत आपको पेशवा माना जाएगा, लेकिन आपके बाद कोई भी पेशवा पद की दावेदारी आपके तरफ से अगर यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। 8 लाख रुपए इन्हें पेंशन दी गई वार्षिक। इस प्रकार से इनका जो है वो यहां से निपटारा किया गया और ये संपूर्ण क्षेत्र भी जो है वो अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। तो ये बात रही जहां तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। और इन्होंने अंग्रेजों ने यहां सतारा के क्षेत्र में, यहां पुणे के पास ही महाराष्ट्र में एक सतारा का क्षेत्र था, तो सतारा के क्षेत्र में इन्होंने प्रताप सिंह के रूप में जो छत्रपति के वंशज थे उनको स्थापित किया और उन पर भी सहायक संधि थोपी और उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। तो ये कुछ रहा है आंग्ल मराठा युद्धों के विषय में, जिन पे कि आज हमने चर्चा की। तो इनमें आंग्ल मराठा युद्धों में इतना ही था। अगली क्लास जो हमारी होगी वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो सहायक संधि इन क्षेत्रों पे थोपी जा रही थी और कौन कौन से वे क्षेत्र थे जो सहायक संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में लिए थे। तो उन क्षेत्रों के बारे में और सहायक संधि के प्रावधानों के विषय में चर्चा की जाएगी अगली क्लास में। तो मिलते हैं एक अन्य क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।